जो वेस्ट यूपी है, अगर हम 2023 में देखें तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे समृद्धतम क्षेत्र है, लोग इस पर गर्व करते हैं। पर ये डेवलपमेंट मॉडल लोग कह रहे हैं जो यहां का अभी तक है वो डेवलपमेंट मॉडल गलत है और ये 2050 के लिए सस्टेनेबल नहीं है। और कह रहे हैं ये डेवलपमेंट मॉडल पूरी तरह फेल होगा। सिंधु सभ्यता याद कीजिए सिंधु सभ्यता कितनी अर्बनाइज थी, कितनी मॉडर्न थी, पर टूट गई ना, बिखर गई ना। केप टाउन देखिए, पानी के बिना क्या है, साउथ अफ्रीका का शहर पानी के बिना क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। इनका पक्ष क्या है, ग्राउंड क्या है, ये किस बात पे ऐसा कह रहे हैं कि ये स्थिति दिखाई देगी। इन लोगों का कहना है कि डेवलपमेंट के 3 आयाम होते हैं। डेवलपमेंट के 3 आयाम होते हैं। एक होता है जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ क्या है, बढ़ता बच्चा, देखिए सर को चारों तरफ से फैले हुए हैं, बड़ा ग्रोथ है, फिजिकल बाहर जो दिख रहा है। पर बढ़ता बच्चा विकसित बच्चा जरूरी नहीं है। विकसित बच्चा कब होगा, जब वो शारीरिक, मानसिक, तकनीकी सभी रूप से क्या हो, दक्ष हो। तो विकास एक बृहद संकल्पना है, ग्रोथ उसका केवल बाह्य पक्ष। ग्रोथ किससे नापा जाता है कि उस इलाके की पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो। तो ईस्ट यूपी के सापेक्ष, बुंदेलखंड के सापेक्ष वेस्ट यूपी की पर कैपिटा इनकम 2 से क्या है, 3 गुना ज्यादा है। वहां देखा जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है। अभी हमने बताया कि यही इलाका सबसे ज्यादा क्या है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है। वहां देखा जाता है अर्बनाइजेशन कैसा है, शहरीकरण कैसा है इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो आप देख लीजिए शहरीकरण भी यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा है। वहां देखा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें क्या आता है, रोड, रेल, एयर और भी ढेर सारी चीजें जो होती है, पावर, ये सब चीजें, कनेक्टिविटी और पावर, सब ये क्या है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, हेल्थ और एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये। और तीसरा होता है जिसको आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं कि 5G है कि नहीं और कनेक्टिविटी है कि नहीं। इस मामले में भी देखा जाए तो वेस्ट यूपी की तो कोई सानी ही नहीं है, ईस्ट यूपी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर के हिसाब से देखें तो वेस्ट यूपी बहुत ज्यादा है। पर ये डेवलपमेंट का एक डायमेंशन है, एक चेहरा है। डेवलपमेंट का दूसरा डायमेंशन होता है सोशल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का दूसरा फेज होता है सोशल डेवलपमेंट। और सोशल डेवलपमेंट कैसे नापा जाता है, ये नापा जाता है इंक्लूसिवनेस से। इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या हुआ, इस पर कैपिटा इनकम का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का लाभ उस स्थानीय लोगों को हुआ कि नहीं। हम आपको डेटा बताएंगे, आगे आंकड़ों पे बात करेंगे। जितने भी डीएलएफ के, यूनिटेक के, सुपरटेक की बड़ी बिल्डिंगें देखिए जो नोएडा में और पूरे इलाके में, गाजियाबाद में फैली हुई है, मेरठ तक, वहाँ रहने वाली आबादी लोकल आबादी नहीं। जितने भी गाजियाबाद, नोएडा के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें पढ़ने वाले बच्चे लोकल बच्चे नहीं हैं। वो ईस्ट यूपी और बुंदेलखंड या बिहार, कहीं और से, असम से आएंगे, लोकल बच्चे नहीं हैं। यानी विकास, रोजगार भी देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट में भी बाहर के लोगों की भागीदारी है, स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं। तो इंक्लूसिवनेस में तो ये इलाका क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। 2 शब्द हैं, एक है पावर और एक है एम्पावर। हिंदी है इसकी शक्ति और इसकी क्या है, सशक्ति। सोशल डेवलपमेंट में शक्ति की बात नहीं, किसकी बात की जाती है, सशक्त की बात। पावर होता है
जब हम दूसरों के जीवन को नियंत्रित करते हैं, और इंपावर होता है जब हम अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित करते हैं। पावर होता है प्रबल जातियों के पास, डोमिनेंट कास्ट के पास, अपर क्लास के पास। पर जो समाज का जो सबसे पिछड़ा तबका है, कौन कौन है? विशेषकर महिला, दलित, ये अगर अपने जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं, और अपने जीवन को नियंत्रित करने का मतलब है कि अपने लिए स्वयं निर्णय लेना क्या कर दें, शुरू कर दें, तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्पावर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से वेस्ट यूपी बहुत आगे है, पर आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव के दृष्टिकोण से देखें तो ये इलाका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे। इसका आंकड़ा देखिए क्या है, दो चीजें मैं बता रहा हूं और भी बताऊंगा आगे। जैसे सेक्स रेशियो होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है? 1000 पुरुषों पे महिलाएं कितनी हैं? तो कायदे से नियम क्या होना चाहिए कि अगर 1000 पुरुष हैं तो 1000 स्त्रियां भी होनी चाहिए। चलिए, अगर हम सामान्य कंडीशन माने तो 1000 लड़का हो और 1000 लड़की हो और बाहर का परिवेश एक जैसा हो, तो लड़की के जिंदा रहने की संभावना ज़्यादा है, लड़कों के जिंदा रहने की संभावना कम है। ये बायोलॉजिकल फैक्टर से प्रूवन है। पर हमारे घर में एक लड़की पैदा हुई और एक लड़का पैदा हुआ। लड़के को तो हम घी खिला रहे हैं, दूध भात खिला रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, और लड़की को सोच रहे हैं कि ठीक है, जैसे भी रह जाए रह जाए। या मेरे पास पैसा है, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई और मैंने उसकी सोनोग्राफी टेस्ट करवा दिया, और अगर लड़का निकला तो बैंड बाजा बजवा रहे हैं, और अगर लड़की निकली तो मैंने क्या किया? उसी को वहीं पर भ्रूण में ही उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मिसिंग गर्ल, और हरियाणा और वेस्ट यूपी के इलाकों में ये संख्या बहुत ही क्या है? ज़्यादा है। सेक्स रेशियो के दृष्टिकोण से देखिए, ईस्ट यूपी आर्थिक दृष्टिकोण से वेस्ट यूपी से बहुत ही क्या है? पीछे है। पर सेक्स रेशियो आपको पता है, यह दिखाता है कि महिलाएं अगर सेक्स रेशियो में ज्यादा हैं तो उनका पालन पोषण बेहतर ढंग से हो रहा है। भारत का आंकड़ा है 943, यानी 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? 900। लेकिन गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर वाली बेल्ट में आप जाएंगे तो ये संख्या है, जिसको आप हरित पत्ती कहते हैं, संख्या कितनी है? औसतन कितनी है? 890। लेकिन जब आप देवरिया, आजमगढ़ में जाएंगे तो ये संख्या है 1020, और ये केरल के बराबर है। जब ईस्ट यूपी पढ़ाएंगे तो बताएंगे ऐसा क्यों है, जबकि आर्थिक रूप से क्या है? पिछड़े हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि वहां महिलाओं के लोग बड़ा संवेदनशील हैं, वहां भी हिंसा ज्यादा है, पर वेस्ट यूपी से कंपेयर करेंगे तो स्थितियां थोड़ी सी क्या हैं? बेहतर है। उसका रीजन हम समझेंगे ऐसा क्यों है। अगर हम जनरली क्या मानते हैं कि जो देश आर्थिक रूप से संपन्न होता है वो सामाजिक रूप से भी क्या होता है? संपन्न होता है। तो लैंगिक भेदभाव हो या जातीय हिंसा हो, लैंगिक भेदभाव में एक और चीज है, महिलाओं के प्रति ऑनर किलिंग। अगर हमारी घर की लड़की किसी से शादी कर ले, ऑनर किलिंग की संभावना देखा जाता है सबसे ज्यादा कहां है? यूपी में, वेस्ट यूपी। आधे से अधिक केस क्या हैं? वेस्ट यूपी से। और आपने कई फिल्में भी देखी होंगी, धड़क जैसी फिल्म देखी होगी आपने, जिसमें आशुतोष राणा है, और वहाँ भी देखा होगा। या NH10 देखिए कि सड़कों पर कैसे रेप या हत्याएं होती हैं। वेस्ट यूपी इसका बहुत बड़ा क्या है? सेंटर है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि न इंक्लूसिवनेस है और जातीय हिंसा ज़्यादा है। इसका मतलब है दलितों और महिलाओं का सशक्तिकरण भी अभी नहीं हुआ, यानी ग्रोथ है पर सोशल डेवलपमेंट नहीं है। और तीसरा और भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेवलपमेंट का, वो कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सततता। ग्रोथ हो पर इंक्लूसिव हो, और ग्रोथ क्या हो? सस्टेनेबल। यही 12वीं योजना का है और अभी भी यही नीति आयोग का नारा है। सस्टेनेबल का मतलब है पर्यावरण की कीमत पर विकास ना हो, पर्यावरण के साथ क्या हो? विकास हो। हम अपने संसाधनों का कैसे यूज करें कि समाज में वर्तमान में भेदभाव ना हो और आने वाली पीढ़ियों के साथ भी भेदभाव ना हो।
बताऊंगा। वेस्ट यूपी ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या रहा है, हब रहा है। उत्पादन यहाँ पर ईस्ट यूपी से ज़्यादा है, पर वहाँ मृदा की क्षमता क्या हो रही है, खत्म हो रही है। वहाँ ग्राउंड वाटर कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। उत्पादन वहाँ स्थिर हो रहा है और डेजर्टिफिकेशन, वहाँ पर मरुस्थलीकरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है, बात करता है कि संसाधनों के प्रयोग में तार्किकता होनी चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए। जब संसाधनों का करें तो तार्किक ढंग से करें और संसाधनों का संरक्षण करें, प्रोटेक्शन। दो वर्ड है सस्टेनेबल, पर्यावरण के साथ, ग्रोथ विद एनवायरनमेंट के साथ क्या है, दो नारा है। रैशनैलिटी पहली चीज और प्रोटेक्शन। जो अगर सड़क बनानी है तो भाई पेड़ काटो, ठीक है, पर जितना पेड़ काटो उसका 3 गुना पेड़ क्या करो, लगाओ, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाओ। वेस्टर्न यूपी यहां तो सफल है, पर ना यहां सफल है और ना यहां सफल है। तो दूसरी स्थिति क्यों है, इसके लिए भी हमें वेस्ट यूपी को क्या करना होगा, समझना होगा, इकोनॉमिक कंडीशन समझनी होगी और 2050 में हम क्या कर सकते हैं, आपसे मैं सवाल